नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जगह 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूँ। अगला मॉक टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट और आपके परीक्षा में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इससे पहले वाला जो सेट प्रैक्टिस में करवाया था नहीं किए हैं तो जाके ज़रूर सभी सेट प्रैक्टिस करिएगा। और सभी का PDF ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट नंबर 5वां आज हम लोग पूरा करने वाले हैं। और आज जो कट ऑफ मैं रखा हूँ तो जनरल के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 64 है। EWS के लिए जो मैं कट ऑफ रखा हूँ आज के मॉक टेस्ट में यहाँ पे 60 है। OBC की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे जो आज कट ऑफ रखा हूँ वो 62 है। EBC कैटेगरी की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे भी 60 मैं 3 ही कहूँगा, ठीक है। 63 नहीं, यहाँ पे 62 कर लीजिए, ठीक है। और SC की मैं बात कर लूँ तो 58 और ST का मैं थोड़ा सा इस बार कम कर दूँगा 54। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए मैं यहाँ पे कट ऑफ रखा हूँ 55, ठीक है। ये आज का कट ऑफ है। अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं इस टेस्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट आपको कंटिन्यूसली देना ही होगा अगर डबल स्टार आपके कंधे पे चाहिए तो। खैर, शुरू करते हैं क्वेश्चन को और एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। यहाँ पे 100 में, मतलब कि 100 क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना ना, क्योंकि 100 प्रश्न रहते हैं। 100 में कितना आपने सही किया ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को देख सकें। हालांकि बहुत अच्छे से देख भी पा रहे हैं, मैं आशा करता हूँ। क्वेश्चन पहला है, प्लासी का युद्ध, मतलब प्लासी के युद्ध के पश्चात किसको जो है बिहार प्रांत का क्या भाई तो उप दीवान नियुक्त किया गया था, ठीक है। आपके ऑप्शन में है राजा शताब्द, मोहम्मद रजा खां, दुर्गादास और पृथ्वी चंद्र जो है राय, है ना। 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं दूंगा। बिल्कुल सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं भाई, कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं। तो आंसर इसका यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, है ना। शताब राय को, राजा शताब राय को जो है, प्लासी का युद्ध कब होता है तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो जून 1757 ईस्वी में फ्रेंड्स ये प्लासी का युद्ध होता है। किसके बीच में होता है तो भाई यह जो है अंग्रेज और साथ में किसके, बंगाल के बीच में होता है। कौन जीत जाते हैं तो अंग्रेज जीत जाते हैं, बंगाल हारते हैं। और आपको पता होना चाहिए मीर जाफ़र वो शख्स है जो कि भाई यहाँ पे इनके साथ जो है सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करता है और अंग्रेज का साथ देता है। और यही कारण होता है बंगाल की ये प्लासी का युद्ध की मैं बात करूँ जो 1757 में होता है। अंग्रेज और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला था, है ना, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, इनके बीच में होता है। तो बेसिक बात है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न हालांकि पूछा गया था कि बिहार प्रांत का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था, तो राजा शताब राय, है ना। खैर, अगर ये क्वेश्चन आपने गलत किया है तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन है वहाँ से जाके इसे सही करिएगा, पढ़िएगा जाके, जो कि मॉक टेस्ट से ही पता चलता है कि आपका स्कोर क्या आ रहा है ना। खैर, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी, या फिर कह सकते हैं कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी, मतलब कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है इनमें से कौन किया था। तो आपके सामने है मुनरो, क्लाइव, आयरकोट और वांसी टार्ड। बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग सही आंसर टिक कर रहे हैं। ए इज़ द राइट आंसर, हेक्टर मुनरो। देखो भाई, ये बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। एक तरफ से तो अंग्रेज था, आप सबको ये बखूबी से पता है, और दूसरी तरफ से यहाँ पे जो है 3 प्रमुख शासक थे, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। शासक मैं नहीं कहूँगा, मतलब कि अलग अलग, जैसे एक तरफ से तो अंग्रेजी सेना थे, दूसरे तरफ से मुगल बादशाह था। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्रश्न पूछे जाते हैं ना, और ये निर्णायक युद्ध हो जाता है।
एक तो एक तरफ से तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मुगल शासक है ना, मुगल शासक, अवध का जो है, अवध का कौन होगा, नवाब होगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह, अवध का जाहिर सी बात है शासक होगा, और बंगाल के नवाब, ये तीनों लोग एक तरफ से होगा, और एक मैं आपको बता दूं कि बंगाल का नवाब, है ना, नवाब। तो एक तरफ से अंग्रेजी सेना और एक तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 लोग लड़े थे, और यहाँ पे जीत किसका होता है भाई, तो अंग्रेज का जीत होता है, और ये बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, और हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना का। और डिटेल में जानने के लिए मैं आप पहले बता चुका हूँ कि भाई आप जो है कहाँ पे, तो मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन में जाके पढ़िए, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, और 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है ना, उसके बाद ही इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। बहुत कायदे से मैं पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। खैर अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि भाई वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था। सभी लोग जवाब देंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। बिल्कुल, आंसर यहाँ पे हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और ये इन्होंने कब यहाँ पे बना था, तो 1800, ये डेट पूछे जाते हैं, 1892 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ, ये तिथि सबको पता भी है। दादा भाई नौरोजी जो है पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल से जो है, उदारवादी दल के थे। अगर आपने चैप्टर ही पढ़ा है ना, कांग्रेस वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो इन्होंने 1892 में आम चुनाव में जीत कर जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी बने थे। खैर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है अंग्रेजों ने घोषणा की कि भाई भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जवाब सभी दीजिए, 5 सेकंड का टाइम मैं देता हूँ, है ना, 5 सेकंड का, उससे ज़्यादा का टाइम फ्रेंड्स नहीं दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग जवाब दे पा रहे हैं भाई। आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, मैं आपको बता दूं, और यहाँ पे जो चार्टर अधिनियम 1833 आया था, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि भाई भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में अब जो है राष्ट्रीयता रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अर्थात जो व्यक्ति जिस पद के लिए योग्य रखता है उसे वो पद मिलेगा। ध्यान रखिएगा। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो बनाया गया था, बंगाल के गवर्नर, पहले क्या नाम था भाई, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, जनरल, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, बंगाल के जगह पे भारत कर दिया गया है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा 1833 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम आया था इसके तहत। खैर चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा भाई 1800 नहीं बल्कि 1760 में, 1760 का जो है प्रसिद्ध वांडीवास युद्ध, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, तो कह रहे हैं कि भाई अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो सीधे तौर पे कर सकते हैं भाई, वांडीवास का युद्ध, आपको ये ध्यान रखना है, वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है, किसके बीच में होता है ये पूछ रहा है ना। बिल्कुल, ए तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में होता है। एक तरफ अंग्रेज होता है भाई, है ना, और दूसरी तरफ से फ्रांसीसी होता है, जिसमें जीतते कौन है, तो फ्रांसीसी हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 1760 में होता है ये वांडीवास का युद्ध। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है कौन सा तत्कालीन कारण था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है, इसका तत्कालीन कारण क्या था ये पूछ रहा है। 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, बिल्कुल डी हो जाएगा। यहाँ पे अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकार, अंग्रेजी लोग क्या कहते हैं भाई, फ्रांसी जहाज़ों पर जो है अपना अधिकार कर लिए थे। और मैं आपको बता दूं प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण कैप्टन बर्नीट
के नाम जरूर सुना होगा, बर्नेट, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, कैप्टन बर्नेट का आपने नाम जरूर सुना होगा। कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना, और ये ही उस समय का तत्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ, देखिए ये लाइन को पकड़िएगा, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? बिल्कुल, अब यहाँ पे ऑप्शन दिखा दो, यहाँ पे ऑप्शन है भाई, देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 का है ना, यहाँ पे 7 होगा, 8 नहीं होगा। बिल्कुल सी हो जाएगा, टीपू सुल्तान के साथ। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, किसने बंगाल में जो है महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? महलवारी व्यवस्था ये पूछ रहा है। लॉर्ड हेस्टिंग है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड मैकेंजी है, और उपयुक्त में से एक से अधिक क्वेश्चन है। आंसर बताइएगा, क्या आंसर आप देते हैं भाई, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल सी हो जाएगा। हॉल्ट मैकेंजी का नाम आपने जरूर सुना होगा। और देखिए महलवारी का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में, ये डेट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 1819 में ईस्वी में जो है हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। यह व्यवस्था किस किस क्षेत्र में लगाया गया था, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप गलती मत करिएगा, है ना। और मैं इसलिए कहता हूँ कि यार मैप बहुत ही ज़रूरी होता है। देखो भाई, ये कम से कम आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस क्षेत्र में होगा, तो इसमें यूपी हो जाएगा, है ना, यूपी में था, एमपी में था, पंजाब में था, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और सर्वप्रथम जो है ये पंजाब में लागू किया गया था, और ब्रिटिश व्यवस्था का अगर मैं बात कर लूँ, या फिर वही ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रिटिश भारत का कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, तो ये 30% क्षेत्र पर जो है ये लागू किया गया था, ठीक है, ब्रिटिश भारत का। ये प्रश्न पूछे जाते, तो यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन लगा था? हॉल्ट मैकेंजी। कब लगा था? तो 1819 में, है ना। किस क्षेत्र में था? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल जवाब दीजिए सभी लोग। हाँ, क्वेश्चन करें, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल ए हो जाएगा। डॉक्टर SN सेन का नाम आपने जरूर सुने होंगे, इनका ये स्टेटमेंट था, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया डिवाइडेंड किसने लिखी है? ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन देखो भाई, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है और डिटेल में उसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ फ्री है। पेड मॉक टेस्ट तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, ऑलरेडी चल रहा है। तो जो लोग इच्छुक हैं तो आप इस नंबर पे 9341, यहाँ पे एक बार नंबर लिख देता हूँ भाई, जो लोग पेड क्लास में भी आना चाहते हैं, बिहार SI का स्पेशल बैच चल रहा है ना, तो बिहार SI का जो बैच चल रहा है, बैच में आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। फाउंडेशन बैच है मात्र 1099 का अभी ऑफर चल रहा है, तो जो लोग इच्छुक है तो इसमें आ सकते हैं। और जो लोग सिर्फ मॉक टेस्ट और अभ्यास सीरीज में आना चाहते हैं तो उसका फ़ी जो है 599 है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो भी, तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, हाँ 10 तो करवा, 11 कर है यहाँ पे। पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? नाम से ही पता चल रहा हो, पेडो। इसका ट्रिक भी मैंने बताया था, बिल्कुल बी हो जाएगा, मिट्टी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसने परिवर्तन के कारण, किसमें जो है परिवर्तन के कारण रंध्र खोलते हैं या बंद होते हैं? रंध्र आपको पता होना चाहिए कि भाई रंध्र क्या होता है। ये मान लो कि ये पत्ती है और ये पत्ती है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और यही रंध्र है ना।
तो किसके कारण? चूँकि आपने शेल वाला टॉपिक पढ़ा होगा बायोलॉजी में, तो अच्छे से बनाएंगे क्वेश्चन को, है ना। बिल्कुल, बी इज़ द राइट, सी इज़ द राइट आंसर। कोशिका में पानी की मात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई क्वेश्चन कर रहा है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न और हॉट टॉपिक भी है ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से। हाँ, 13 का बताइए। ये हो जाएगा, अधिकतर जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन होता है भाई साहब। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है भाई कि दूध किसका घटिया स्रोत है। 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उससे ज़्यादा का नहीं। बिल्कुल सी हो जाएगा, वह जो है विटामिन सी का घटिया स्रोत है। विटामिन सी आप सबको पता है कि स्वाद में कैसा होता है भाई, तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं सर खट्टा होते हैं, है ना। तो इसलिए नाम से ही पता चल रहा था। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के जो है प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और विटामिन की मैं बात कर रहा हूँ 15 का। बिल्कुल विटामिन डी हो जाए, विटामिन के हो जाएगा। देखिए विटामिन के, और जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन, इसका रासायनिक नाम है। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी भाई साहब आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भाई, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था डीएनए का संश्लेषण? सर्वप्रथम शब्द को पकड़िए, बिल्कुल बी हो जाएगा, डी वेरीज ने किया था। देखिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था, खुराना ने। अच्छा बी होगा यार, माफ़ी चाहते हो, खुराना होगा, डॉक्टर खुराना ना, हरगोविंद खुराना। खुराना से मतलब डॉक्टर हरगोविंद खुराना, आपने नाम जरूर सुना होगा, है ना। और ये कब किया था, तो ये डेट भी पूछे जाते हैं, तो ये 1968 ईस्वी में, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? 17 का आंसर क्या होगा? विषाणु है, प्रोटोजोआ है, फंगई है और जीवाणु है। बिल्कुल आंसर क्या होगा भाई? जीवाणु हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा किया जाता है। ये भी अच्छे क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन करेगा भाई, अदरक एक तना है, जड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई ये पूछ रहा है 18 का। 18 नंबर का जवाब दीजिए, ये आपके सामने ऑप्शन है। बिल्कुल यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। इसमें जो है नोड और इंटरनोड शामिल होता है। देखो भाई, अगर यहाँ पे एक चैप्टर है टिश्यू बायोलॉजी में, अगर पढ़े होंगे तो आप ये क्वेश्चन को, नोड क्या होता है और इंटरनोड क्या होता है, ये नोड होता है और ये दोनों के बीच के जो स्पेस का जगह होता है ना, ये वाला इंटरनोड होता है ना पेड़ में। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भाई, यकृत एवं जो है मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, लीवर में और मांसपेशियों में जो एनर्जी जो यहाँ पे स्टोर होता है, ये पूछ रहा है कहाँ पे, कौन सा स्टोर यहाँ पे जमा होता है, ठीक है। मुझे पता है सभी लोग इसका आंसर देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल डी हो जाएगा। यहाँ पे ग्लाइकोजेन के रूप में ये स्टोर होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब, डॉक्टर जो है मृत्यु की घोषणा किस आधार पे करता है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कि आप दरोगा देने जा रहे हैं और इस तरह का क्वेश्चन का आने का तो प्रबल संभावना है ही। बिल्कुल यहाँ पे क्या है, नाड़ी गति रुक गई हो तो वो पहले चेक करते हैं, उसके बाद हृदय गति बंद हो गई हो वो भी चेक करते हैं, आँख की पुतलियाँ स्थिर और फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न देता हो, तो ये भी है। तो आंसर क्या होगा? ये सभी का सभी सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये तीनों मौजूद होना चाहिए, तब जो है डॉक्टर मृत घोषित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन करें कि अभिक्रिया की दर कब बढ़ेगी? अभिक्रिया की दर कब बढ़ेगी ये पूछ रहा है। बिल्कुल, ये निकाय का दबाव बढ़ाने पर जाहिर सी बात है क्या होगा, ये बढ़ता है। खैर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है भाई आपके सामने, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्र संघर्ष, अच्छा क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, एक मिनट में हाईलाइटर लेता हूँ, घर के निम्नलिखित में से कौन सा
रसायन भारत के स्वतंत्र संघर्ष का एक जो है महत्वपूर्ण प्रतीक है। स्वतंत्रता संघर्ष का जो है एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड है भाई, ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। देखिए हाँ हाँ हाँ, सोडियम क्लोराइड नमक से है ना भाई, आपको पता होना चाहिए कि भाई सोडियम क्लोराइड जिसे का रासायनिक जो नाम है आपको पता होना चाहिए। सोडियम का एक कार्बनिक यौगिक है ना, जिसे नमक या साधारण नमक भी कहते हैं, और ये सन 1930 का नाम कौन नहीं जानता है ना। 1930 इसमें दांडी मार्च होता है, जिसमें नमक को तोड़ कर जो है ये आंदोलन को यहाँ पे तोड़ा गया था। खैर आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रेशर कुकर में जो है खाना पकाने में कम समय लगता है, किस कारण से, ये पूछ रहा है, आपके सामने है 23 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट में करवाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा। यह पानी के क्वथनांक को क्या करता है, बढ़ाता है, और पानी का क्वथनांक बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है खाना जल्दी पकेगा। अगला क्वेश्चन है, हीरा का जो है अपरूप है, सोना, चांदी, कार्बन, मिट्टी है ये ऑप्शन में। बिल्कुल बिल्कुल सी हो जाएगा, कार्बन का है ये। हीरा किसका अपरूप है, ये कार्बन का है भाई साहब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है फ्रेंड्स, सभी लोग जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, आप देखो यहाँ पे लोग गलती करेंगे, कह रहा है कि कार्बन नहीं होता है। देखो भाई, हीरा में होता ही है, ग्रेफाइट में होता है, कोयला में होता है, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। और मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ लोग गलत किए हैं आंसर। अगला क्वेश्चन है, अम्ल धातु कार्बोनेट, अम्ल धातु कार्बोनेट से अधिक जो है क्या करता है भाई, अभिक्रिया कर मुक्त करते हैं कौन सी गैस, ये पूछ रहा है। हाँ 26 का बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, है ना, बी इज द राइट आंसर। अम्ल धातु ऑक्साइड से मुक्त करते हैं। बी हो जाएगा, बी। कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, यह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, 27 का। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन एकदम डिटेल में पढ़ाया हूँ, और जाहिर सी बात आप पढ़े भी होंगे, और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न एक आता ही आता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। हाँ ऑप्शन दीजिए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है जो मिल जाए, मैंने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी बताया था, जो मिल जाए वो रासायनिक भौतिक परिवर्तन है, जो ना मिले वो क्या है भाई, रासायनिक परिवर्तन है। जो मिल जाए भौतिक परिवर्तन, जो ना मिले रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, अब मोमबत्ती जल जाएगा तो फिर से मोमबत्ती नहीं वो आप ला सकते हैं। और मोमबत्ती का गलना, ये क्या है भाई, गलना, ये है रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जलना जो है, सॉरी, ये गलना है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, और जलना जो है, मैं क्या उल्टा बोल दिया हूँ, कोई बात नहीं यार, हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा, मोमबत्ती का जलना, क्या हो रहा है भाई, हाँ, मोमबत्ती का जलना, ये चूंकि जल गया तो दोबारा मोमबत्ती नहीं बन सकता है, तो ये जलना है भाई साहब, ये रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। और यहीं पे अगर मैं कहता मोमबत्ती का गलना, तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गलना में मोमबत्ती फिर से बन जाएगा, लेकिन जल जाएगा तो फिर से मोमबत्ती नहीं बनेगा। अब कह रहा है कि हवा में चांदी के बर्तन का काला होता है, काला होना, ये कौन सा परिवर्तन है। दूध से दही बनना, दूध से दही भी बन जाएगा, तो आप सबको, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन, दूध से दही बन जाएगा तो ये फिर दही दूध नहीं बन सकता है। पानी में चीनी का घुलना, अब यहाँ पे चीनी को निकाल सकते हैं पानी से आराम से, तो ये सही हो जाएगा। बाकी ये सभी का सभी गलत था, तो आंसर डी हो जाएगा। बहुत डिटेल में मैं पढ़ाया हूँ, आप लोग इसका आंसर भी दिए है, मुझे पता है। 27 का डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति इकाई है किसका, किसका मात्रक है विद्युत शक्ति, ये पूछ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा विद्युत धारा बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है विद्युत धारा। अच्छा, विद्युत शक्ति बोल रहा है ना, वाट हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। विद्युत शक्ति का इकाई वाट है, विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है। खैर अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो प्रकाशित उपकरण है, एकदम छोटा सा वस्तु के लिए, अति सूक्ष्म के लिए, ये कार्य कौन सा होगा 29 का? ए हो जाएगा, माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जो है शयानता होती है किस में? सबसे ज़्यादा शयानता किस में होगी? शहद की होती है। इट इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भाई 31 का, वॉशिंग मशीन का जो है कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन कौन से सिद्धांत पर काम करता है, ये पूछ रहा है। बिल्कुल अपकेंद्री बल पे ये काम करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कि दंड चुंबक के केंद्र में जो है चुंबक होता है, शून्य होता है, न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम अधिकतम दोनों होता है? क्या आंसर हो जाएगा बताइएगा सभी लोग? ए हो जाएगा, शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहे जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती, जब ध्वनि जो है ये तरंग के रूप में चलती है तो क्या होगा, ये पूछ रहा है 30। हाँ 3 का बिल्कुल डी हो जाएगा। माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को जो है यहाँ पे छोड़े बिना ऊर्जा को क्या करता है, रूपांतरित करता है। टी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक टेलीफोन का या फिर आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है 34। हाँ कौन सा? तो ये रेडियो तरंगों का। अगला प्रश्न है, उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो उपकरण होता है ये कौन सा है? 35 का ये, तो ये पायरोमीटर है ना। ज़्यादा अगर तापमान है तो ये पायरोमीटर से मापा जाता है। लगभग 3000 से ऊपर का तापमान रहता है तब। अगला क्वेश्चन है, संविधान, चूँकि अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में आ गए हम लोग, तो क्वेश्चन करें कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? 36 का प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैसे ही आप लोग जवाब दे पा रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से जो है संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? संघीय शासन की केंद्र, बिल्कुल डी हो जाएगा। केंद्र और राज्य अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संघीय शासन में यही मेन विशेषता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, 9वीं अनुसूची, मौलिक कर्तव्य, संविधान की प्रस्तावना कौन करता है, ये बताइए आप। 38 का डी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध जो है किससे है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे है, ये पूछ रहे हैं। हाँ, 10 से 10वीं और 10 से दल बदल है ना। मैं इसका ट्रिक भी बता चुका हूँ, 10 से 10वीं और 10 से दल बदल है ना। तो दल बदल से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूल अधिकार के किस संवर्ग में जो है अस्पृश्यता, इस शब्द को पकड़िएगा, अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण जो है समाविष्ट है? 40 का समानता का अधिकार है, जाहिर सी बात है। समानता आर्टिकल 17 में है, ये 17 में, ये डी हो जाएगा, समानता का अधिकार से संबंधित है। परमादेश, जिसे इंग्लिश में हम लोग मंडमश कहते हैं, तो परमादेश की रीट किसके विरुद्ध नहीं जारी हो सकती है? किसके परमादेश? नाम से ही पता चल रहा होगा, ये सब आसान सा क्वेश्चन है और सभी लोग जवाब दे पा रहे खटाखट। जो लोग गलत कर रहे हैं तो पॉलिटी वाला क्लास में करवाया हूँ, आप जाके करिएगा। जो खुद से पढ़ रहे हैं तो लोसेंट से पढ़ रहे हैं, जो भी बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक दिख जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर करिएगा। मॉक टेस्ट का यही एम होना चाहिए, बिल्कुल राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं होता है। अगला प्रश्न है भाई, भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है? 42 नंबर का, जिसमें कौन होगा? तो आप कहेगा सर ये संसद, मैं कह रहा हूँ संसद, भारतीय संसद का, जिसमें राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये होगा, प्रधानमंत्री होगा भाई 42 का? नहीं भाई, यहाँ पे राष्ट्रपति होता है। ठीक है, गलती मत करिएगा। मैं एक बार थोड़ा सा वो करता हूँ, डी हो जाएगा। किधर चला गया?
ऑप्शन ही नहीं है क्या? ओहो, क्वेश्चन क्या हो गया भाई? एक ऑप्शन यहाँ से गायब ही हो गया, कोई बात नहीं, डी हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में, 79 का मैं बात कर रहा हूँ, है ना, 79 के अनुसार संघ के लिए संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। तो चलो भाई यहीं पे एक मेंशन कर दो, ये डी ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा? लोकसभा होगा, मैं लिख ही देता हूँ। चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन और कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे होगा लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है, राष्ट्रपति से मिलकर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते भाई। ओहो, क्वेश्चन ही गायब हो गया क्या? 42 के बाद 43, अच्छा ये पेज गायब हो गया, कोई बात नहीं, चलिए आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। ये हो गया था, यहाँ से एक पेज ही गायब हो गया था, डिलीट हो गया था। चलिए आ गया। अगला प्रश्न है भाई, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गया था? तो पहले जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन का भी नियुक्ति होती थी, तो अब उन्हें समाप्त कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। तो कौन से अधिनियम के तहत ये समाप्त किया गया था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा। संविधान में जो है 126वें नंबर का संशोधन होता है, और जो कि 2019 में लाया गया था। तो बी इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड का 2 सदस्य जो है लोकसभा में नामित होता था, तो उससे प्रावधान ये नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए जो है एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भाई अगर आप चाहते हैं तो कम से कम आपका जो एज होना चाहिए 25 साल होना चाहिए, इससे कम का तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? तो कम से कम आपको प्रधानमंत्री जब लोकसभा से बनेगा तब 25 साल, और राज्यसभा से बनेगा तो 30 साल, जहाँ तक कंडीशन होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन करें कि यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें कि भाई संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होता है ना? 45 का। बिल्कुल डी हो जाएगा, केवल जो है लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भाई मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश में किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये पूछ रहा है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, वहाँ पे। हाँ, केंद्र शासित यूटी में, यूनियन टेरेटरी में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है भाई राष्ट्रपति के द्वारा, और जो राज्य है स्टेट में राज्यपाल के द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय डाइस को क्या कर सकता है? ये 47 का बिल्कुल यहाँ पे होगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर जो है एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? 48 का ब्लॉक स्तरीय निकाय, बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन 100 का 100 क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में करवाता हूँ, तो फास्ट में नहीं करवाऊँगा। तो आप ही लोग का डिमांड रहता है कि सर थोड़ा सा फास्ट करवाइए ताकि एक ही वीडियो में आ जाए सारे क्वेश्चंस। 49 का आंसर आप लोग बताइएगा। 49 का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ये पूछ रहा है 49 का। हाँ बिल्कुल, ये 170। हाँ चलिए, भारत में महिलाओं के लिए जो है किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? हाँ, एक मिनट। हाँ तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, अच्छा ये पूछ रहे महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है ना, कौन सी राजनीतिक संस्था में
ये प्रावधान है, आरक्षण है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 50 नंबर का। बिल्कुल ये पंचायती राज में है ना, तो ये 33% है, आपको पता होना चाहिए 33% है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस शहर को जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित जो है यहाँ पे किया गया है। हालांकि ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है क्योंकि अब तो बन गया है। बिल्कुल बी हो जाएगा, अमरावती। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये डामडिंग किस राज्य में स्थित है, डामडिंग किस राज्य में स्थित है, ये पूछ रहा है 52 का। डामडिंग असम में है ना, देखिए असम में राज्य में है डामडिंग, डामडिंग असम में। डामडिंग ये सबसे ऊंचा स्थल है असम का, लगभग समुद्र तल से 125 सेंटीमीटर है ना, 100 सेंटीमीटर में कह रहा हूँ, 125 मीटर की ऊंचाई पे, 125 मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मीटर की ऊंचाई पे। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। बिल्कुल ये दक्षिण भारत में लक्षद्वीप टापू है ना, 53 का ए। भारत का सबसे, अब देखो ये भारत का मैं कह रहा हूँ, भारत में नहीं कह रहा हूँ, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डाइस है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो लोग K2 दिए हैं, केटी गॉडविन आइंस्टीन जो है, जो कि अभी POK वाला क्षेत्र में है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। लगातार ये अभी न्यूज़ में था मिकिर पहाड़ी, तो ध्यान में रखिएगा और आंसर पहले आप लोग दीजिएगा मिकिर पहाड़ी। बिल्कुल ये मिकिर पहाड़ी मेघालय राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र या फिर प्रदेश कहते किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र की बात हो रही है 56 का। बिल्कुल ये तराई के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। बहुत आसान सा क्वेश्चन और जवाब भी सभी लोग दिए हैं इलायची की पहाड़ी का। हाँ बिल्कुल यहाँ पे ये हो जाएगा, केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक मीठे पानी का झील है, तो ये आप सब ध्यान रख लीजिएगा, इसका मैं चार्ट भी दे दिया हूँ है ना। यहाँ पे क्या आपको ध्यान है, एक तो खारे पानी का झील है ना, खारे पानी मतलब कि नमकीन पानी का झील, उसके बाद यहाँ पे मीठे पानी का झील ध्यान रखना है, एक तो लैगून झील डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं है ना, और मानव निर्मित जिसे कृत्रिम झील कहते हैं वो, तो 4 डेटा आपको ध्यान रखना है और यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, एक कन्फर्म है, तो 1 नंबर कन्फर्म करना है, तो भाई ये इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो चूँकि खारे पानी का झील पूछ रहा है, चिल्का है, सांभर है, वूलर है, लोकटक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 58 का, बिल्कुल 1 से अधिक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सभी लोग जो है सही जवाब दे पा रहे हैं। देखो भाई बूलर और बूलर झील और लोकटक झील ये दोनों मीठे पानी का झील है ना। मीठे पानी मतलब पीने लायक जो पानी होता है ना, पीने वाला जो पानी होता है, पीने लायक जो पानी होता है, पीने होता है ऐसे भाई, पीने वाला जो पानी होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है, तो 1 से अधिक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोपन कोपन जो हैगा नाम आपने जरूर सुना होगा, जो जलवायु का अलग अलग क्षेत्र में बांटा था, तो यही कह रहा है कि कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है ना, कौन से, ये कह सकते हैं एक सिंबल है कि भाई उत्तर बिहार का जलवायु ये होगा, दक्षिणी बिहार का जलवायु ये होगा, बीच वाला क्षेत्र का जो बिहार का जलवायु है ये पूछ रहा है। बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा CWG, कैपिटल C स्मॉल W और स्मॉल G से प्रदर्शित किया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन क्षेत्र है, सुंदरबन क्षेत्र में है, ये कौन से वन पाया जाता है सुंदरबन में, ये पूछ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी का सभी मैं बार बार कह रहा हूँ, माइंड में रखिएगा। बिल्कुल बी हो जाएगा, ये उष्णकटिबंधीय है, यहाँ पे आर्द्र वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है 61 का। हाँ ये हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना, और ये चूंकि अभी न्यूज़ में था, वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, मैं करंट अफेयर्स का में कुछ नहीं करवाया था आपको, तो ये माउंट एटना कह रहा है कि भाई अच्छा मैं आंसर बता ही दिया हूँ यार, आप तो बता देंगे, एक ज्वालामुखी है माउंट एटना, ठीक है। हाँ माउंट एटना एक ज्वालामुखी है फ्रेंड्स। कहाँ पे है, यूरोप महाद्वीप है, और इटली के सिली द्वीप नाम आपने जरूर सुना होगा,
सिसली, सॉरी सिलिसी नहीं, सिसली द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, 63 का बी हो जाएगा, बिल्कुल अमेजन है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है कौन सा? हिंद महासागर की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये मोजाम्बिक, जिसे मोजाम्बिक जलधारा गर्म जलधारा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पनामा नहर जोड़ता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट बार बार होने वाला क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा और आप लोग पहले जवाब दीजिए। बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे प्रशांत महासागर को जो है अंध महासागर से जोड़ता है, तो बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन करेंगे, नालंदा ताम्रलेख में जो है किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है, ये पूछ रहा है, 66 का। समुद्रगुप्त, बिल्कुल यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक जो है शासन किया है? ये आपके ऑप्शन जो है ना, इसके अनुसार आपको जवाब देना है, 68 का। हाँ 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 हाँ, शुंग वंश, बिल्कुल शुंग वंश हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड, सॉरी शुंग वंश होगा क्या? नहीं, गुप्त वंश होगा यार, माफी चाहता हूँ, गुप्त वंश, शुंग वंश कैसे होगा? गुप्त वंश होगा, बी हो जाएगा, बी गुप्त वंश। टाइम पीरियड आप लोग बता दीजिएगा इसका कमेंट सेक्शन में। 68 का क्वेश्चन करके, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, हाँ, धर्मपाल के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश के संस्थापक कौन था? हाँ, विजालाई, जो लोग आंसर दिए हैं। चूंकि ये छोटा छोटा क्वेश्चन है तो टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन भी करने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी राजराशों के लेखक कौन है? जवाब दीजिए। 70 का बिल्कुल डी, चंद्र बरदाई का नाम आपने जरूर सुना है। अगला क्वेश्चन है, एक देश की आय, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अब आ गया, बताइए एक देश की आय कैसे काउंट किया जाता है, ये पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल, उस देश की सभी निवासियों की आय को काउंट करके, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, किसी देश की आय उस देश के सभी निवासी की आय है, आपको पता होना चाहिए। और कैसे काउंट किया जाता है? टोटल जनसंख्या, जितनी आय है और टोटल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में साक्षरता दर है, बिल्कुल यहाँ पे 7 वर्ष और उससे अधिक वायु की साक्षर जनसंख्या का अनुपात। अगला क्वेश्चन है भाई, गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, ये सभी का सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं बुक में नहीं दिखेगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अलावा कहीं पे ये क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं, और डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आता है। 73 का, 72 का कुछ लोग बोल रहे सर डी हो जाएगा। ओ अच्छा, क्वेश्चन क्या था भाई? भारत में साक्षरता दर है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है 71 का ठीक तो था, 71 का, एक मिनट, 71 का तो ठीक था, 72 का कह रहे आप लोग क्या? 72 का तो बी ही ठीक तो है। क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में साक्षरता दर है, तो भाई 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के, मतलब कि एज के साक्षर जनसंख्या के अनुपात होता है, बिल्कुल सही है यार। 73 का, तो 73 का अभी बताइए ना, गैर नवीकरणीय ऊर्जा है ये पूछ रहा है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है ये पूछ रहा है। तो जो कुछ वर्षों के प्रयोग के पश्चात, कुछ वर्ष हम इसको प्रयोग करते हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाता है, तो उसे हम लोग गैर नवीकरणीय ऊर्जा करता है, ये कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, क्या होता है? हाँ बिल्कुल, अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, तो कम यहाँ पे तब अल्प बेरोजगारी कहलाता है। आंसर सी हो जाएगा 74 का। अगला क्वेश्चन है भाई, सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियां है, सेवा क्षेत्र में नाम से पता चल रहा होगा,
तीसरा जो तृतीय क्षेत्र होता है जिसमें परिवहन, संचार, बैंकिंग आता है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था पर जो है सिक्कों की ढलाई नहीं हो अच्छा किस स्थान पर सिक्कों की ढलाई नहीं होती है, ये पूछ रहा है 76 का। जल्दी के चक्कर में हो जाता है, कोई बात नहीं। बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भाई निम्न में से किस स्थान पर सिक्कों की ढलाई नहीं होती है, शब्द को पकड़िए, नहीं होती है। नासिक में नहीं होता है, वहाँ पे छपाई होता है, बाकी मुंबई, नोएडा और हैदराबाद में यहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि भारत में 500 रुपया और 1000 रुपये की करेंसी नोटों का जो है अमान्य घोषित किया गया था किस तिथि को? ये डेट 2016 होगा, मुझे पता है, आप सभी लोग टिक किए हैं, लेकिन डेट एग्जैक्टली पूछा है 8 नवंबर 2016, ये डेट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण को परिभाषित किया गया है। ये सब का सब क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी में आपको दिखेगा 78 का। बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, इसमें जो आंसर हो जाएगा भाई सी, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। कारण क्या है, यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी के विदेशी व्यापार के रूप में, और दूसरा जो ऑप्शन है बी नंबर का, विदेशी व्यापार के माध्यम से देश के जो है बीच एकीकरण के रूप में। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला और दूसरा दोनों सही था, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उदाहरण नहीं है, कह रहा है कि नहीं है, कौन सा नहीं है? 79 का। बिल्कुल स्पीड पोस्ट हो जाएगा, बाकी ये सब है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुएं होती है कौन सा? उपभोक्ता के रूप में प्राथमिक वस्तुएं, मध्यकालीन वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं या गौण वस्तुएं, ये पूछ रहे हैं आपसे 80 का। बिल्कुल ये अंतिम वस्तुएं होता है। अगला क्वेश्चन है 24वां राष्ट्रीय वनवासी कीड़ा प्रतियोगी, अब इस शब्द को पकड़िए, वनवासियों के लिए ये राष्ट्रीय खेल होता है ये। तो ये कह रहा है कि ये कहाँ पे किया गया है? 24वां। ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल बी हो जाएगा। ये रायपुर में होगा। रायपुर कहाँ पे है, किस राज्य में है, पता है? हाँ, 24वां राष्ट्रीय वनवासी जिसे हम लोग क्रीड़ा कहते हैं, क्रीड़ा प्रतियोगिता रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी को संयुक्त राष्ट्र, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। हाँ बताइएगा आंसर। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये मैं पूछ रहा हूँ कौन से फुटबॉलर था। बिल्कुल ये आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, लियोनेल मेसी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, और कह रहा है ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है, या फिर कह सकते हैं भाई शुरू की गई है? 83 का। हाँ बिल्कुल, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है भाई, माइकल मार्टिन को जनवरी 2025 में किस देश का जो है प्रधानमंत्री चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूँ करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इस मॉक टेस्ट का खासियत यही है कि सारे क्वेश्चंस आपको अपडेटेड जो मिल रहा है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं पीडीएफ में दे दिया हूँ, जब मैं पीडीएफ दूंगा तो एक बार प्रिंट आउट करवा के और सारे क्वेश्चन को फिर से कर दीजिएगा। ठीक है, 84 का ए हो जाएगा, आयरलैंड का। हाँ, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से 2 जो है भारतीय शहर रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की सूची में शामिल हुए हैं? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये तो मैं क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ। आपके सामने ये ऑप्शन है, बताइएगा। तो 85 का बिल्कुल सी हो जाएगा, इंदौर और उदयपुर हो जाएगा। सॉरी नहीं, हाँ ठीक है, यही तो, इंदौर मध्य प्रदेश में है और उदयपुर राजस्थान में है। ठीक है, अब रामसर स्थल की संख्या 85 हो गया है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
भारत में प्रेजेंट टाइम में 85 हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है भाई प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित क्रिस्टीन कार्ला कांगलू किस देश की राष्ट्रपति है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित क्रिस्टीन कार्ला कंगालू किस देश की राष्ट्रपति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जवाब सभी लोग दे दीजिएगा, मैं आशा कर सकता हूँ। बिल्कुल सी जो है ये नाम है भाई, देख सकते हैं इसका नाम है ये त्रिनिदाद और जो है टोबैगो का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने भांग की नियंत्रित खेती के लिए जो है एक पायलट परियोजना की मंजूरी दी है। पायलट परियोजना लगातार न्यूज़ में था, इसलिए महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बिल्कुल ये हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है माउंट तारानाकी जो खबरों में था, करे किस देश में अवस्थित है। 88 का बिल्कुल ये हो जाएगा, न्यूजीलैंड में है। देखिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को कानूनी पहचान दी गई है, जो यह दर्जा पाने वाली दूसरी प्राकृतिक विशेषता बन गई है। पहाड़ की कानूनी पहचान ते कहावती नाम, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, इस लाइन को देखिएगा, ते काहुई क्या होता है, मैं थोड़ा सा मेरे माइंड से नहीं आ रहा है इसका। तुपुआ के तारानाकी ये जगह का नाम है और उसके आसपास की भूमि उसमें शामिल है, ठीक है। एक बार गूगल कर लीजिएगा इसके बारे में, न्यूजीलैंड में है ये जगह है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने को है कि भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में विभिन्न रेलवे सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 89 का, बिल्कुल बी जो है इसका नाम है स्वरेल। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक ये 2025 का मेजबान देश कौन सा है, ये पूछ रहा है 90 का। बिल्कुल ये भारत है, ठीक है। और 7 से लेके 3 मार्च के बीच में ये होगा, 3 मार्च से लेके 7 मार्च 2025 के बीच में होगा ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नमस्ते योजना निम्नलिखित में से किस श्रमिक समूह से संबंधित है, ये पूछ रहा है। नमस्ते ये हो जाएगा, ये स्वच्छता से है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। 92 का, बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कर रहे फ्रेंड्स, पिपारा वन्यजीव अभ्यारण्य, एकदम इसे हिट लिस्ट कर लीजिए और सेट कर लीजिए दिमाग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले जवाब दीजिए, लगातार ये न्यूज़ में था। तो पिपरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ये पूछ रहा है 93 का। बिल्कुल ये केरल राज्य में है। देखिए हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर, पेरियार टाइगर कन्वेंशन जो फाउंडेशन ने पिपरा वन्यजीव अभ्यारण्यों को एक वास्तविक समय की निगरानी और नेटवर्किंग प्रणाली शुरू की है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पिपरा वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के तिरुवनंतपुरम जिला जो है उससे लगभग कितना, तो 53 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सॉरी उसी जिला में है, 53 किलोमीटर में ही फैला है, 53 वर्ग किलोमीटर में। अच्छा ये कह रहा है कि भाई कब, ये 1983 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, तब ये न्यूज़ में था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का मेजबान शहर कौन सा है, ये कहाँ पे हुआ था, ये पूछ रहा है। सी अजमेर, राजस्थान के अजमेर में। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में जो है महत्वपूर्ण खनिजों के में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन 2 ट्रस्ट ने पहल शुरू किया है, ये पूछ रहा है। बिल्कुल भी हो जाएगा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित शब्द में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हिंदी का क्वेश्चन है, बनाइएगा सभी लोग। ये हो जाएगा बिल्कुल राम भक्त, बाकी यहाँ पे शब्द है। अगला क्वेश्चन है
इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ये करे नहीं है, शब्द को पकड़िएगा, हाथी का समानार्थी शब्द कौन नहीं है? हस्त, बाकी ये सब है। अगला क्वेश्चन है, जल प्राणपुत्र किस शब्द के अनेकार्थी है? 98 का बिल्कुल डी हो जाएगा, जीवन। अगला क्वेश्चन है भाई, अनिल अनल शब्द युग्म की सही अर्थ क्या है? हवा आग, अनिल का हवा होता है और अनल का आग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। जिस पर, अब देखो जिस पर आक्रमण किया गया हो तो किसे क्या कहते हैं हम लोग, ये पूछ रहा है। बिल्कुल सी हो जाएगा, आक्रांत कहते हैं, ठीक है, सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स टोटल 100 का 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। हाँ, ये ज़रूर मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट में क्वेश्चन करवाया हूँ, फास्ट में नहीं करवाता तो भाई ये 2-2 घंटा का वीडियो हो जाता है। अगर और स्लो से मुझे करवाना चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको चाहिए तो फिर मैं एक जो मॉक टेस्ट है वो 3 पार्ट में लाना पड़ेगा, तब पूरा डिटेल में होगा। लेकिन जो आपका काम है मैं उतना बताते जा रहा हूँ। और इसका जो कंप्लीट आपको मैं PDF तो टेलीग्राम पे दे रहा हूँ ना, टेलीग्राम पे, तो आप ज्वाइन कर लीजिए जाके सभी लोग, ठीक है। ये सब कुछ फ्री है। मॉक टेस्ट में आपको 40 मॉक टेस्ट करवाऊंगा, 40 जो है टेस्ट करवाऊंगा जो कि फ्री होगा। अभी तो 40 जैसा ख़त्म हो जाएगा तो फिर होगा तो और आगे भी लाएंगे लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहना चाहिए। जो लोग पेड क्लास में आना चाहते हैं आ सकते हैं। देखिए इसका कंप्लीट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और ये चीज़ आपको हर जगह नहीं मिलता है, सिर्फ आपको ABC करके लोग डाल देते हैं। लेकिन नहीं, मैं कंप्लीट, चाहे करेंट अफेयर्स वाला सेक्शन हो, चाहे साइंस वाला सेक्शन हो, चाहे ज्योग्राफी का सेक्शन हो, चाहे इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो, चाहे करेंट अफेयर्स का सेक्शन हो, चाहे स्पेशल बिहार का सेक्शन हो, डिटेल में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। और यहाँ पे अशुद्धि भी बहुत कम रहता है, आपको पता नहीं के बराबर में आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एकदम डिटेल में चर्चा भी किया गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में से जो है आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अभी आपका कम भी स्कोर हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग का यहाँ पे स्कोर जो है कम आता है ना, तो वो घबरा जाते, तो नहीं घबराना है, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए जो टॉपिक आपका अभी वीक लग रहा है, जिसमें आप लग रहे हैं कि भाई मेरा वो सेक्शन कमज़ोर है, तो उसमें आप जाके मेहनत करिए, यही तो टाइम है। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो खुद से पढ़िए, या फिर किसी मेंटर का सहारा ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, है ना। कंटेंट पूरा करिए, कंटेंट सही होना चाहिए, एग्जाम रिलेवेंट होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।